अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर जिस फिलोसफर को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन के बाद इसके पॉलिटिकल आइडियाज़ के ऊपर बात करेंगे कि लेनिन ने कौन कौन से पॉलिटिकल आइडियाज़ दिए हैं। उसके बाद इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स, जो रशिया के अंदर उस टाइम में व्लादिमीर लेनिन के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा ये दो पार्टीज थी, मशहूर थी। उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये मेंशेविक्स जो पार्टी ये कौन सी थी और बोल्शेविक जो पार्टी थी ये कौन सी थी। उसके बाद हम जो व्लादिमीर लेनिन की जो फिलोसफी है उसको हेगल के साथ, कार्ल मार्क्स के साथ और माओ ज़ेडोंग के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और एंड पे हम इसका कंक्लूजन करते हुए हमारा जो आज का टॉपिक होगा इसको सम अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अच्छा जी, अगर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, व्लादिमीर लेनिन के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो व्लादिमीर लेनिन जो है ये 1870 को 22 अप्रैल 1870 को पैदा हुए और 1924 को इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो इनके फादर हैं वो स्कूल इंस्पेक्टर हुआ करते थे। जैसे हमारे आजकल के दौर के अंदर जो हमारे स्कूल के अंदर ज़्यादातर जो लोग इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल डीईओ बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उस दौर में जो उनके फादर हैं वो डीईओ की खिदमत सर अंजाम देते थे, क्योंकि जो इनके फादर हैं वो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। तो इसी लिहाज से इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बहुत ज़्यादा इनकी वो कह लें कि उनके साथ बहुत ज़्यादा मुलाकात होती थी, जिसकी वजह से इनके अच्छे खासे ताल्लुकात थे रशियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद जो इनकी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है और इनको सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवाया गया, जहाँ पर इन्होंने 1891 के अंदर लॉ के अंदर ग्रेजुएट किया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ लेनिन के, कि लेनिन ने पॉलिटिकल आइडियाज़ कौन से दिए थे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें कि जो लेनिन है वो एक प्योर कम्युनिस्ट थे, ठीक है। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि कम्युनिज्म किसे बोलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता वो हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म हम उसको बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं जो किसी भी कंट्री के अंदर अवाम की हुकूमत लेके आना चाहते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर वो वहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर जो बंदा डेमोक्रेसी चाहता है, अवाम की हुकूमत चाहता है, उसको हम बोलेंगे ये कम्युनिस्ट है, ठीक है। तो व्लादिमीर लेनिन के टाइम के ऊपर जो रशिया के अंदर बादशाहत का निज़ाम था, ठीक है, जिसको हम ज़ारिज़म बोलते हैं, ज़ारिज़म, ठीक है। अब जो ये सारा जो इन्होंने व्लादिमीर लेनिन ने जो काम किया है वो ज़ारिज़म को ख़त्म करने के लिए किया, ताकि बादशाहत ख़त्म हो। ये एक प्योर कम्युनिस्ट थे, ये कार्ल मार्क्स के आइडिया को लेके आगे चले थे। तो इनका मानना था कि ज़ारिज़म ख़त्म होनी चाहिए, मज़दूरों की हुकूमत आनी चाहिए, ताकि मज़दूरों को भी उनके कुछ हकूक़ मिल सकें। तो इसीलिए इन्होंने ये अपने कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ दिए थे, जिनके अंदर सबसे पहला जो पॉलिटिकल आइडिया इसके अंदर है कि नो कोऑपरेशन विद सो कॉल्ड लिबरल्स, ठीक है। लिबरल हम बोलते हैं ऐसे लोगों को या ऐसी पार्टीज को जो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर बात करती हैं, ठीक है। तो इस दौर में लेनिन ने कहा कि हम ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है जो लिबरलिज्म के ऊपर बात करते हैं। हम लोगों ने जस्ट हमारा एक काम है कि हमने लेबर्स की हुकूमत लेके आनी है, पीजेंट्स की हुकूमत लेके आनी है और हमने बस वही काम करना है। उसके बाद है ओनली आ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल ऑफ मैसेज कैन लीड टू विक्ट्री। अब इनका मानना था कि जो पीजेंट क्लास है या जो लेबर क्लास है उनकी वो तादाद के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इनका मानना था कि अगर हमने रेवोल्यूशन लेके आनी है, सही मानी के अंदर हमने रेवोल्यूशन लेके आनी है, तो ये जो हमारी पीजेंट क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, इनका यूनाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो यूनाइट होंगे उसी केस के अंदर हम एक रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, जो ज़ारिज़म है इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि मेरे अंडर एस्टिमेशन ऑफ ज़ारिज़म इज़ नॉट इनफ, कि अगर हम ज़ारिज़म को एक दफ़ा इक़्तिदार से उठा के फेंक दें, यानी एक दफ़ा उसका इक़्तिदार ख़त्म कर दिया, बस हम उसके ऊपर दोबारा कोई तवज्जो ना दें, ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ऑल एफर्ट्स शुड बी डन टू डिस्ट्रॉय इट। हमने क्या करना है, हमने जो ज़ारिज़म है उसको सिर्फ इक़्तिदार से उतारना नहीं है, हमने अपनी सारी कोशिश लगा के उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि ये जो ज़ारिज़म ये दोबारा अपना सर ना उठा सके,
ठीक है। तो only the working class can provide proper leadership because peasants are weak and are unorganized. अब यहाँ पे क्या बात होती है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो सरमायाकार होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो मुत्हिद होते हैं, वो मुत्हिद होके रहते हैं। एक जो सरमायाकार या एक या जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो 100 या 1000 पीजेंट्स को या जो लेबर को वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सरमायाकार हैं वो यूनाइटेड है, और इसके बरअक्स जो हमारी वर्किंग क्लास है वो क्या है, वो अनयूनाइटेड है, वो वीक है, वो बिखरे हुए हैं। तो इसलिए इसने कहा था कि अगर हम लोगों ने रिवॉल्यूशन लेके आनी है तो जो हमारी वर्किंग क्लास है ना, वही एक प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड कर सकती है अगर वो यूनाइट हो जाए किसी तरीके से। अब उसके बाद बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक्स अडॉप्टेड बाय जार गवर्नमेंट शुड बी डिस्कार्डेड। अब जाहिर सी बात है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जार गवर्नमेंट क्या है। जार गवर्नमेंट असल में वहां पर बादशाहत की हुकूमत थी, और बादशाहत की हुकूमत के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी है, वो तीनों बादशाह के कंट्रोल के अंदर थे। तो इसलिए वहाँ पे बादशाह को जैसा अच्छा लगता था, जो काम अच्छा लगता था बादशाह वो करवा देता था, और जो उसको बुरा लगता था वो उसे रोक देता था। तो इसका मतलब है कि जो बादशाह था, जाहिर सी बात है, अगर ये तीनों जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों चीजें बादशाह के कंट्रोल के अंदर है, तो वो जैसे चाहेगा उनको उसी तरफ मोल्ड करेगा। वो कवानीन बनाएगा तो वो ऐसे कवानीन बनाएगा जिससे बादशाहत को फायदा हो। तो इसीलिए ये कह रहा था, व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक्स अडॉप्टेड बाय जार गवर्नमेंट शुड बी डिस्कार्डेड, यानी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो जार गवर्नमेंट ने बनाए हैं या जिनको अडॉप्ट किया है, हम लोगों को उसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना होगा। वो जो रूल्स हैं, वो जो रेगुलेशंस हैं, उसको मुकम्मल तौर पर डिस्कार्ड करना होगा हमें। इसी तरीके से हम दोबारा एक नया रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे कि मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स क्या चीजें हैं। अच्छा, जब व्लादिमीर लेनिन ने, इस बंदे ने जब रशिया के अंदर जो एक रेवोल्यूशनरी तहरीक स्टार्ट की, तो इसके वहां पे क्या था कि एक तो इसने जार गवर्नमेंट से इसने आज़ादी हासिल करनी थी। जार गवर्नमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसने बादशाहत के निज़ाम से लोगों को निकाल के लेके आना था, वहां पे लेबर की हुकूमत लेके आनी थी। तो इसलिए एक काम तो इसने ये करना था कि बादशाहत के निज़ाम को ख़त्म करना था। उसके बाद यहाँ पर एक और पार्टी जिसको हम बोलते हैं मेंशेविक्स, ठीक है, जिसके लीडर का नाम था जूलियस मार्कोव। तो दूसरी तरफ थी एक पार्टी जिसका नाम था बोल्शेविक्स, जिसके लीडर का नाम था व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, अब ये जो मेंशेविक्स हैं, जो मेंशेविक्स क्या करते हैं, मेंशेविक्स एक पार्टी है, ये क्या करती है, कैपिटलिज्म को फरोग करती है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कौन से विंग की पार्टी होगी, ये राइट विंग पार्टी होगी। राइट विंग पार्टी होगी तो इसका मतलब ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, यानी कि ये जो सरमायाकार तबका होगा या जो बिजनेसमैन क्लास होगी इसको सपोर्ट करेगी। तो व्लादिमीर लेनिन या जो कार्ल मार्क्स हैं वो इसी से तो जान छुड़वाना चाह रहे हैं, हमारी जो अपनी लेबर क्लास है, कैपिटलिज्म से तो उनकी जान छुड़वाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो लेनिन है, लेनिन के पास दो चैलेंजेस थे। एक तो इसने क्या करना है कि जार गवर्नमेंट को खत्म करना है, यानी बादशाहत के निजाम को खत्म करना है अपनी लेबर की हुकूमत को लेके आने के लिए। और दूसरा काम इसके पास, इस चैलेंज इसके ऊपर एक और है कि इसने मेंशेविक्स की हुकूमत को भी नहीं आने देना, क्योंकि अगर मेंशेविक्स की हुकूमत आ जाती तो इसका मतलब कैपिटलिज्म की हुकूमत आ गई, और अगर कैपिटलिज्म की हुकूमत आ जाती है तो इसका मतलब है कि अगेन जो सरमायादार तबका है उसकी हुकूमत आ जाएगी। तो जब सरमायादार तबके की हुकूमत आएगी तो इसका मतलब है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो सरमायाकार तबका होता है वो थोड़े से पैसे लगाकर मजदूर से मेहनत लेता है, उसकी पावर लेता है, मजदूर सारा काम करता है, और एंड में जो सारा मुनाफा होता है वो सरमायाकार की जेब के अंदर चला जाता है। तो ऐसे एक डिफरेंस क्रिएट होगा, सरमायाकार और जो हमारी लेबर क्लास है इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इमेजिनरी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक आका और गुलाम वाला डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जिसके जरिए से फिर दो जो पार्टीज हैं वो क्रिएट हो जाएंगी हमारे किसी भी स्टेट के अंदर, या किसी भी हमारी जो रियासत है उसके अंदर दो तबके क्रिएट हो जाएंगे, एक जो बिल्कुल ही गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहा होगा और एक जो बिल्कुल अमीर होगा। तो यही तो ये व्लादिमीर लेनिन और कार्ल मार्क्स नहीं चाहते थे। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका काम है 1917 की रेवोल्यूशन है। अब जब जारिज्म था,
زارزم کے نتیجے کے طور پر کیا تھا کہ وہاں پہ حکومت کیا کر رہی تھی، بادشاہت کیا کر رہی تھی کہ وہ رولز اور ریگولیشنز اس طرح کے بنا رہے تھے کہ بادشاہت کو فائدہ ہو۔ اب جب بادشاہت کو فائدہ ہو تو وہ کیا ہو رہا تھا کہ جو ان کی عوام تھی وہ رول رہی تھی، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی روٹی نہیں تھی، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا تھا، ایون کہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں تھے۔ تو اس نتیجے میں جو بادشاہت ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی جیبیں بھرنے میں لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے جو عوام ہے وہاں کی وہ بھی تھوڑا بہت اپنی بادشاہت کے خلاف تھی۔ تو 1917 کے اندر حالات مزید خراب ہوتے 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 ایک ٹائم آ گیا کہ جب جو زارزم ہے وہ اپنے بالکل ویک پوائنٹ پہ پہنچ گئی۔ تو اب زارزم بالکل ویک پوائنٹ پہ پہنچ گئی، اب اس کے ساتھ جو ہماری بولشوکس ہے، یعنی جو ہمارے جو لیڈر کی جو جماعت ہے، لینن کی جو جماعت ہے، اس کا مقابلہ زارزم کے ساتھ بھی ہے اور مینشوکس کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا کیا اس نے، یہ جو ولادیمیر لینن نے کیا کیا کہ اس نے کہا 1917 کے اندر اس نے اندازہ لگایا کہ جو زارزم ہے یہ اپنے بالکل ویک پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے، تو تب اس نے کیا کیا، اس نے جلدی سے اور فوراً سے اٹیک کیا، اس نے اپنی خود آرمی بھی کریٹ کی تھی، اس نے اب اس آرمی کے ذریعے زارزم کی جو حکومت ہے اس کے اوپر اٹیک کیا اور وہاں سے جو سارا اقتدار تھا وہ اپنی طرف ہینڈ اوور کر لیا۔ تو اس لیے اس کو ہم بولتے ہیں کہ 1917 کی ریولیوشن ہوئی تھی رشیا کے اندر۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریلیشن شپ ود ہیگل، کارل مارکس اینڈ ماؤ زیڈونگ۔ یہ جو ہماری ولادیمیر لینن کی جو یہ ساری فلسفی ہے یا پولیٹیکل تھاٹس ہیں، اس کا ہیگل کے ساتھ یا کارل مارکس کے ساتھ یا ماؤ زیڈونگ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کمیونزم یا لیبر کی جو حکومت کا جو خیال ہے یہ سب سے پہلے ہیگل نے دیا تھا۔ ہیگل نے اپنی جو ورکنگز ہے ان کے اندر یہ کمیونزم کا ورڈ یوز کیا تھا، لیکن اس کو یہ آگے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس نہیں کر سکے۔ اب اس کے بعد باری آتی کارل مارکس کی، تو کارل مارکس نے کیا کیا کہ وہی یہ جو کمیونزم والے تھاٹس ہیں، ہیگل کا جو کمیونزم والا تھاٹ ہے، اس تھاٹ کو وہ آگے لے کے چلے، اس کے اوپر کمپلیٹ ہوم ورک کیا اور اس کے اوپر انہوں نے کمپلیٹ اپنی ریسرچ کی۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے لینن کی۔ لینن کو ایک گریٹ مارکسسٹ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا بندہ ہے جس نے کارل مارکس کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے، اس نے کارل مارکس کی اسٹڈی کر کے اس کے اوپر کچھ بکلیٹس بھی لکھی ہیں، تو اس لیے اس کو مارکسسٹ بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ کارل مارکس نے کیا کام کیا تھا، کارل مارکس نے ہیگل کے آئیڈیا کو پکڑا، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ڈسکشن کی، تو اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر سکا۔ لیکن جو لینن ہے، لینن نے کیا کیا ہے، جو کارل مارکس یا ہیگل کا آئیڈیا ہے، کمیونزم کا جو آئیڈیا ہے، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا رشیا کے اوپر، کمیونزم کو امپلیمنٹ کیا اور لیبر کی حکومت لے کے آئے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے ماؤ زیڈونگ کی۔ ماؤ زیڈونگ ایک چائنا کا ریولوشنری لیڈر ہے جس نے تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ کیا تھا اپنی آرمی کے ساتھ۔ انہوں نے بھی ان کے ساتھ بھی تقریباً کچھ ولادیمیر لینن جیسا ہی ان کے ساتھ کیس ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنی ایک آرمی تیار کی تھی، بدلے میں انہوں نے کیا کیا، کچھ اپنی آرمی کے ساتھ انہوں نے ریولوشنری مارچ کیا جس کو دنیا کا سب سے طویل ترین مارچ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کے نتیجے میں 1949 کے اندر جو چائنا ہے جس کو ہم آج عوامی جمہوریہ چائنا کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بن کے دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی، ماؤ زیڈونگ نے بھی کیا کیا کہ یہ جو کارل مارکس اور ہیگل کا آئیڈیا اسی کو ہی پکڑا اور اسی کو ہی آگے مزید تھوڑا سا اس کو کہہ لو کہ پولش کر کے آگے اس کو ڈیفائن کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم اپنی کمیونزم کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں تو رشیا اور چائنا اس کی بہت بڑی اور واضح ایگزامپلس ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کنکلوژن کی۔ تو کنکلوژن کے اندر اگر ہم بات کریں تو سمپل سی بات ہے کہ ہیگل، کارل مارکس اور ولادیمیر لینن اور ماؤ زیڈونگ، یہ جو فلسفرز ہیں یہ چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر جو حکومت ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری سرمایہ دار طبقہ نہ کرے، ٹھیک ہے، جو سرمایہ یا جو سارا منافع یا جو سارا کیپٹل ہے وہ سرمایہ دار کی جیب کے اندر نہ جائے۔ اگر وہ سارا سرمایہ جو منافع سرمایہ کار کی جیب کے اندر جائے گا تو جو غریب ہے، جو لیبر ہے، جب معمولی سے تنخواہ کے اوپر کام کر رہا ہے وہ تو رول جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ہینڈ ٹو ماؤس رہنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری جو سوسائٹی ہے یا جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کے اندر دو طبقے نہیں بننے چاہیے، تمام جو انسان ہیں وہ ایکول ہیں، اس لیے تمام انسانوں کے ایکول رائٹس ہیں، سب کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے، ایکول فیسلٹیز ملنی چاہیے۔
تو اس لیے کہتے تھے کہ ہمیشہ کیپٹلزم کی یا رائٹ ونگ پارٹیز کی حکومت نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کمیونزم کی حکومت بھی آنی چاہیے، یعنی لیبر کی حکومت آنی چاہیے، پیزنٹس کی حکومت بھی آنی چاہیے، جن کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، جن کے لیے کوئی بندہ آواز نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ لیبر کی حکومت آئے تاکہ ان کے حالات بھی کچھ بہتر ہوں اور وہ اپنی زندگی بھی کھل کر جی سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، آئی ہوپ سو کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔